हेलो फ्रेंड, वेलकम टू एडुगेन लर्निंग एकेडमी। आज हम मैप सीरीज का पार्ट 3 कवर करने वाले हैं, जिसमें नॉन मेटेलिक मिनरल एंड एनर्जी रिसोर्सेज को हम कवर करेंगे। शुरू करने से पहले मैं ये बताना चाहती हूँ, ये क्लास उन सभी स्टूडेंट्स के लिए यूजफुल होगा जो अभी 10th क्लास या 12th क्लास के सीबीएसई एग्जाम में अपीयर होने वाले हैं या किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं। तो जो हमारा पहला टॉपिक है वो है नॉन फेरस मिनरल। जैसा कि ये नाम से ही समझ में आ रहा है, नॉन मतलब नो एंड फेरस मतलब आयरन। जिसके अंदर आयरन का कंटेंट नहीं है वो कौन से होते हैं? नॉन फेरस मिनरल। ये नॉन फेरस मिनरल एक सब पार्ट ही है किसका? मेटेलिक मिनरल का। यानी कि ये वो सारे कैरेक्टरिस्टिक को शो करेंगे, इनकी सारी विशेषता किससे सिमिलर होंगी? मेटल से। मतलब ये मलिएबल भी होंगे, डक्टाइल भी होंगे, गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी भी होंगे और बहुत सारे कैरेक्टरिस्टिक जो एक मेटल शो करता है। तो जो नॉन फेरस मिनरल में सबसे पहला मिनरल है वो है कॉपर। कॉपर क्योंकि ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ये यूज होता है कहाँ पर? इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में, जहाँ पे हम इसका यूज किस लिए करते हैं? वायर्स को बनाने के लिए, इलेक्ट्रिकल मोटर्स को बनाने के लिए, ट्रांसफार्मर को बनाने के लिए या जनरेटर को बनाने के लिए और फ्यूज को भी बनाने के लिए। लीडिंग प्रोड्यूसर कौन कौन से स्टेट है? तो रैंक 1 पे है मध्य प्रदेश में मलाजखंड कॉपर माइंस, राजस्थान में खेतरी माइंस एंड झारखंड में सिंभम डिस्ट्रिक्ट। सिंभम डिस्ट्रिक्ट एक और चीज के लिए भी फेमस है, वो है आयरन ओर के लिए भी। देन हमारा जो नेक्स्ट नॉन फेरस मिनरल है वो कौन सा है? बॉक्साइट। बॉक्साइट का जनरली यूज हम किस लिए करते हैं? ताकि हम उससे एल्यूमिनियम निकाल सके। एल्यूमिनियम जो भी है वो एक्सट्रैक्ट कहाँ से होता है? बॉक्साइट के थ्रू। तो इसके लीडिंग प्रोड्यूसर कौन कौन से स्टेट है? रैंक 1 पे है ओडिशा। ओडिशा में कहाँ पर? कोरापेट डिस्ट्रिक्ट। रैंक 2 पे है गुजरात, खेड़ा डिस्ट्रिक्ट एंड रैंक 3 पे है झारखंड, पलामू डिस्ट्रिक्ट। देन है नॉन मेटेलिक मिनरल। नॉन मेटेलिक मिनरल्स का मतलब है नो मेटल। मतलब वो कोई भी कैरेक्टरिस्टिक शो नहीं करेंगे जो मेटल्स के होते हैं। ना ही वो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होंगे, ना ही वो मेलिएबल होंगे, ना ही वो डक्टाइल होंगे। मेलिएबल का मतलब होता है जिसको हम शीट में कन्वर्ट कर सके। हैमर से बीट करने के बाद ये क्या हो? शीट में कन्वर्ट हो जाए, मतलब एक प्लेन पत थिन लेयर में कन्वर्ट हो जा सकते हैं। और डक्टाइल का मतलब है हम इसे वायर में कन्वर्ट कर सकते हैं, इस फॉर्म में। एंड शीट का मतलब, मेलिएबल का मतलब हम इस फॉर्म में यानी शीट की फॉर्म में कन्वर्ट कर सके। तो जो हमारा पहला नॉन मेटेलिक मिनरल है वो है मिका। मिका जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट नॉन मेटेलिक मिनरल है, क्योंकि ये गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी नहीं होते हैं, इसलिए हम इलेक्ट्रिकल इंडस्ट्री में इसको एज अ इंसुलेटर का काम करते हैं। मतलब वो जो हमें इलेक्ट्रिसिटी शॉक से बचाए, एक इंसुलेटर का काम करे, क्योंकि ये हाई वोल्टेज को रजिस्ट कर सकते हैं एंड लो पावर कॉस्ट फैक्टर को भी। देन आते हैं लीडिंग प्रोड्यूसर। लीडिंग प्रोड्यूसर में पहला स्टेट क्या है? आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में कहाँ? नेल्लोर। सेकेंड है राजस्थान, अजमेर एंड थर्ड स्टेट है झारखंड, हजीराबाद। देन आते हैं एनर्जी रिसोर्सेज। एनर्जी रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज जिससे हम एनर्जी को जनरेट कर सके। एनर्जी का जनरेशन इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि इंडिया एक डेवलपिंग स्टेट है जहाँ पर हमें 24/7 एनर्जी की रिक्वायरमेंट है इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, वाटर एंड सो ऑन। तो इस रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने के लिए हमें उस एनर्जी रिसोर्सेज का यूज़ करना चाहिए जो हम बहुत ज़्यादा अमाउंट में अवेलेबल है, और हम ऐसा यूज़ करें कि हमारे फ्यूचर जनरेशन को भी वो एनर्जी अवेलेबल हो। तो ऐसी टाइप के यूज़ को हम बोलते हैं सस्टेनेबल मैनर में यूज़ करना। सस्टेनेबल का मतलब है ऐसे यूज़ करना कि हमें अभी भी यूज़ कर सके और आगे वाले आने जनरेशन्स भी यूज़ कर सके। तो एनर्जी को हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं? वेरियस सोर्सेज में। सबसे पहला सोर्स है कोल।
कोल से हम क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। देन आते हैं मिनरल ऑयल। ये सिंपल वाले ऑयल नहीं है, ये ऑयल है पेट्रोलियम वाले। पेट्रोलियम के बाद हम इसे डीजल किसी भी फॉर्म में यूज कर सकते हैं, ये एक फ्यूल का काम करती है। देन आते हैं हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी। ये यहाँ पर वाटर का यूज करते हैं, जैसे कि हमने इससे पहले क्लास में पढ़ा था कि डैम्स के वाटर का यूज हम किस लिए कर रहे थे, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए। देन आते हैं टाइडल। टाइडल मतलब है जो वेव्स होते हैं ओशन के, जब वो हाई इंटेंसिटी से ट्रेवल करती है तो हम उसका भी यूज कर सकते हैं एनर्जी जनरेशन, मतलब टाइडल वेव्स का यूज कर सकते हैं एनर्जी को जनरेट करने के लिए। देन है नेचुरल गैस। विंड में विंड मिल्स का यूज करते हैं ताकि हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट कर सके। सोलर एनर्जी में सोलर पैनल का यूज करते हैं। एंड जियोथर्मल में अर्थ के अंदर का हीट को यूज करते हैं ताकि हम एनर्जी का यूज कर सकें और उस एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकें। देन हमारे पास आते हैं एनर्जी को हमने 2 पार्ट में क्लासिफाई किया है। एक ऐसी एनर्जी जो बहुत कम अमाउंट में अवेलेबल है और वो कुछ टाइम पीरियड बाद खत्म हो जाएगी। वो ऐसी एनर्जी कौन सी है, नॉन रिन्यूएबल एनर्जी। नॉन रिन्यूएबल एनर्जी का मतलब है कि ये बहुत लिमिटेड अमाउंट में है, आज है कल नहीं भी हो सकता है, तो हमें इसका यूज जो है बहुत सोच समझ के करना चाहिए। इस सोर्स में कौन कौन से आते हैं, कोल तो लगभग खत्म होने वाला है। देन है पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। ऐसा इसलिए कहते हैं कि ये एनर्जी खत्म होने वाले हैं क्योंकि इनको बनने के लिए एटलीस्ट 200 से 300 मिलियन ईयर का टाइम चाहिए। अब एक बार ये खत्म हो गए तो इनको दोबारा बनने के लिए 200 से 300 मिलियन का टाइम की रिक्वायरमेंट होती है, इसलिए इन एनर्जीज को कहते हैं नॉन रिन्यूएबल। देन सेकेंड है नॉन कन्वेंशनल सोर्स। नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज में वो एनर्जी जो अनलिमिटेड अमाउंट में अवेलेबल है, हम इसका यूज़ बार बार कर सकते हैं और जितनी बार मर्जी उतनी बार कर सकते हैं, क्योंकि इन एनर्जीज को बनने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। पर इन एनर्जीज को हार्नेस करने के लिए या मतलब यूज़ करने के लिए बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट होती है। देन आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, कोल। कोल की फॉर्मेशन कैसे होती है उसे एक डायग्राम के थ्रू समझते हैं। तो जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो कुछ बहुत साल पहले की बात है। वो टाइम पीरियड को हम कहते थे कार्बोनिफेरस पीरियड। कार्बोनिफेरस का मतलब है कुछ 300 या 350 मिलियन ईयर एगो। उस टाइम पर क्या था, बहुत ज़्यादा घने जंगल थे, एक्सटेंसिव फॉरेस्ट थे। तो हमें पता है कि जो ट्रीज़ है वो क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को लेते हैं और हमें क्या देते हैं, हमें देते हैं ऑक्सीजन। तो कुछ टाइम पीरियड बाद क्या होता है, ये जो फॉरेस्ट है वो ख़त्म हो जाते हैं। ख़त्म होने के बाद ये फॉरेस्ट बाद में ओशन में दब जाते हैं जाकर। जब ये ओशन में दब जाते हैं तो क्योंकि ये क्या ले रहे थे, कार्बन डाइऑक्साइड, तो जब ओशन में दबने के बाद जो हमें देंगे वो भी क्या होगा, कार्बन की फॉर्म में ही होगा। तो जो सबसे पहला जो डिकम्पोज होने के बाद जो सबसे पहला जो कार्बन बनता है, तो कार्बन बन के वो कोल की फॉर्मेशन लेता है,
तो वो होता है पीट कोल। तो सबसे पहला कोल क्या बन गया? पीट कोल। फिर कुछ टाइम पीरियड के बाद ये जो वाटर बॉडीज है, वो वाटर बॉडीज धीरे धीरे खत्म होने शुरू होते हैं और यहाँ क्या आ जाता है? सेडिमेंट की लेयर आ जाती है। जब सेडिमेंट की लेयर के अंदर और दब जाने के बाद ये किस फॉर्म में पीट कोल कन्वर्ट हो जाता है? लिग्नाइट के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। क्योंकि ये अब अंदर चले गए, अब पीट कोल क्या हो गया? इसके ऊपर आ गया। तो जो लिग्नाइट कोल है वो सबसे अंदर है। उसके बाद कुछ टाइम पीरियड के बाद थोड़े और सेडिमेंट्स इसके ऊपर आ जाते हैं। जब कुछ और सेडिमेंट्स के लेयर के अंदर ये प्रेशर के अंदर रहते हैं तो ये बाद में कन्वर्ट हो जाते हैं ब्यूटिमिनस कोल में। देन कुछ टाइम पीरियड बाद फिर से क्या होता है कि और लेयर्स इसके ऊपर प्रेशर एंड हीट क्रिएट करते हैं। तो बाद में जो सबसे आखिरी में जो कोल बचता है, सबसे अंदर जो डिग है, जो सबसे पुराना कोल है, वो क्या हो जाता है? एंथ्रासाइट। तो जो एंथ्रासाइट है वो सबसे ओल्डेस्ट है। ओल्डेस्ट जितना ओल्ड रहेगा उतना ही बेस्ट क्वालिटी होगा किसका? कोल का। तो सबसे न्यू है, जो सबसे यंग है, वो कौन सा है? कोल है पीट। और पीट जो कोल है वो सबसे लो क्वालिटी है, इसमें सबसे ज़्यादा मॉइस्चर होता है। एंड सबसे कम मॉइस्चर जो होता है वो एंथ्रासाइट होता है। जितना ही कम मॉइस्चर होगा उतनी ही ज़्यादा अच्छे से जलेगा और उतना ही हार्ड होगा। तो चलिए इसको कवर कर लेते हैं। आई थिंक ये यहाँ से आपको समझ में आ गया कैसे कोल की फॉर्मेशन हुई है। तो आप इस डायग्राम में देख सकते हैं कैसे डेड प्लांट्स टाइम, प्रेशर एंड हीट का रोल होता है कोल की फॉर्मेशन के लिए। सबसे नीचे जो कोल होता है वो सबसे बेस्ट क्वालिटी कोल होता है और वो कोल कौन सा होता है? एंथ्रासाइट। उसके बाद जो कोल होता है वो ब्यूटिमिनस का लेयर होती है। उसके बाद लिग्नाइट एंड पीट जो होता है सबसे यंग होता है एंड सबसे लो क्वालिटी कोल का होता है। तो सबसे पहला क्या है? एंथ्रासाइट। एंथ्रासाइट जो है जिसको हम कहते हैं हार्डेस्ट कोल, सबसे हार्ड होती है एंड हाईएस्ट क्वालिटी होता है। एंड इसके अंदर जो कार्बन का कंटेंट है वो 80 to 90% कार्बन का कंटेंट होता है। इसके अंदर बहुत ही कम मॉइस्चर होता है जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा जलते हैं। और इंडिया में जो एंथ्रासाइट कोल है वो बिल्कुल ना के बराबर है। बहुत कम जगह जो एंथ्रासाइट के कोल है वो पाए जाते हैं। तो एक स्टेट कौन सा है? जम्मू कश्मीर। एंड अगर हमें एंथ्रासाइट की रिक्वायरमेंट होती है तो हम क्या करते हैं? ऑस्ट्रेलिया से इंपोर्ट करते हैं, क्योंकि हमारे पास एंथ्रासाइट कोल नहीं है। देन सेकंड है ब्यूटिमिनस कोल, जिसको हम ब्लैक कोल कहते हैं, जिसके अंदर 75 से लेकर 90% तक कार्बन का कंटेंट होता है। एंड जो ये कोल होते हैं वो इंडिया में सबसे ज़्यादा अवेलेबल है, इसलिए हम इसका यूज़ करते हैं कमर्शियल पर्पज़ के लिए। और ज़्यादातर यूज़ कहाँ होता है? ब्लास्ट फर्नेस में। और ये जनरली जो कोल है वो कहाँ पे मिले जाते हैं? झारखंड, उड़ीसा, छत्तीसगढ़ एंड वेस्ट बंगाल, मध्य प्रदेश में। देन आते हैं थर्ड लिग्नाइट कोल, जो कि ब्राउन कोल होता है एंड इसमें 40 to 60% कार्बन का कंटेंट होता है। एंड ये क्या होता है? जो कोल है वो अभी हमने पढ़ा था कि जो कुछ टाइम पीरियड बाद ही पीट कोल जो है लिग्नाइट कोल में बन जाते हैं। और ये कहाँ पे मिलते हैं? नवेली तमिलनाडु में, पालना राजस्थान में, लखीमपुर आसाम में एंड जैंतिया हिल्स मेघालय में। देन लास्ट है पीट कोल। पीट कोल जो है इसका कमर्शियल पर्पज़ के लिए इसलिए यूज़ नहीं करते क्योंकि इसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है? मॉइस्चर होता है, मतलब नमी होती है। एंड इसलिए ये जो पीट कोल है वो जलते नहीं है। इसमें 40% जो है कार्बन का कंटेंट होता है। और पीट कोल जो है फर्स्ट स्टेज को शो करता है कोल के फॉर्मेशन के लिए। देन आते हैं कोल के प्रोडक्शन में। सबसे पहला स्टेट जो है वो है उड़ीसा। एंड उड़ीसा में कितने परसेंट है? 21.22% कोल की फॉर्मेशन के लिए रोल प्ले करते हैं। वहाँ पे कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? तालचर कोलफील्ड। देन सेकेंड नंबर पे है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में 21.11% प्रोडक्शन में रोल प्ले करते हैं। और यहाँ पे कौन सा डिस्ट्रिक्ट है? कोरबा कोलफील्ड। देन आते हैं थर्ड झारखंड। झारखंड में 18.26% जो है वो रोल प्ले करते हैं किसमें? प्रोडक्शन में।
ये रैंक 3 पर है। और झरिया एंड बोकारो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है इनकी लोकेशन को। तालचर की लोकेशन कहाँ है, कोरबा की लोकेशन कहाँ है, झरिया की लोकेशन कहाँ है, बोकारो की लोकेशन कहाँ है। 4th नंबर रैंक पे है मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश कितना परसेंट, 16.6% जो है मध्य प्रदेश स्टेट जो है कोल का प्रोडक्शन करता है। ये कौन से स्टेट में है, डिस्ट्रिक्ट में, सिंगरौली डिस्ट्रिक्ट। आप सबको यह भी याद रखना है कि कोल प्रोडक्शन में इंडिया की रैंक जो है वर्ल्ड में 2nd रैंक है। आयरन में कितनी थी, आयरन में 4th रैंक थी इंडिया की इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्शन, एंड कोल में है 2nd रैंक। 1st रैंक दोनों में ही चाइना है, चाहे वो कोल का प्रोडक्शन हो या फिर आयरन का प्रोडक्शन हो। 2 और इम्पॉर्टेंट कोल फील्ड जो आपको याद रखना है वो है वेस्ट बंगाल का रानीगंज एंड तमिलनाडु का नवेली। यहाँ पे मैप में मैंने इन सब की लोकेशन भी शो कर रखी है ताकि आपको आसानी से याद हो जाए। जैसे कि सिंगरौली जो है वो मध्य प्रदेश में कहाँ पे लोकेटेड है, झारखंड में बोकारो एंड झरिया, देन रानीगंज वेस्ट बंगाल में, तालचर उड़ीसा में, सिंगरेनी आंध्र प्रदेश में एंड नवेली तमिलनाडु में। तो आपको ये लोकेशन अच्छे से मैप पे प्रैक्टिस करनी है, और आपको अगर नहीं याद होता तो आप ये कर सकते हैं, ऐसा ही मैप बनाकर आप अपने वॉल पे पेस्ट कर सकते हैं ताकि आपको याद रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन। और एडुज्ञान लर्निंग एकेडमी से जुड़े रहने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप इस लेसन के नाम के नीचे देख सकते हैं एक सब्सक्राइब का बटन होगा और साथ में बेल आइकन होगा जिस पे आप प्रेस करेंगे तो आपका सारी नोटिफिकेशन जो अपकमिंग क्लासेस की है वो मिलती रहेंगे। कीप वॉचिंग।